के बीच में बातचीत हुई है। दोनों ने तकरीबन 40 मिनट तक बात की। ट्रंप से बातचीत के बाद पीएम मोदी का एक पोस्ट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया, विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर हमने चर्चा की, रणनीतिक साझेदारी की मजबूती के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, पश्चिम एशिया के हालात पर भी चर्चा हुई है। कि नरेंद्र मोदी को भी डोनाल्ड ट्रंप ने कॉल की और नरेंद्र मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप की मुझे कॉल आई है, हमने खित्ते की सूरत हाल पे बात की है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के ऊपर हमारा ख्याल है कि इसमें सिक्योर भी होना चाहिए और सबके लिए होनी चाहिए वगैरह वगैरह। एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, डेफिनेटली इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जरूर होंगे। समझ रहे हैं आप बात को? अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या। सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल है ना वो ये होगा क्या। जैसे जैसे मीर जाफर आलमी ताकतों के लिए ज्यादा से ज्यादा कंप्रोमाइजेस करेगा, उनके लिए काम करेगा, पाकिस्तान के हालात पहले से ज्यादा खराब होते चले जाएंगे। इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत, कारोबार, इंसाफ, आइन, कानून, इखलाकियात और बाकी भी कुछ चीज बच गई है तो सब तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात की तो उसके बाद पैसे की बात होना शुरू हुई, यानी रेंट एन आर्मी, किराए की फौज। क्यों? उसको समझ आ गया डोनाल्ड ट्रंप को, मुसलमान कभी भी इस्लाम के लिए नहीं लड़ता, वो पैसे के लिए लड़ता है। पैसा बंद कर दीजिए, ये नाचना भी बंद कर देंगे। को किसी को भी ना इस्लाम से प्यार है ना अपनी कंट्री से प्यार है, इनको सिर्फ पैसा चाहिए। अब इनको जूते मार दीजिए। वो कहता है जूते भी मारे हैं, बेइज्जती थोड़ा करी है, ये मुसलमानों का है। कहता है यार कोई बात नहीं, जूते मारे हैं, पैसे तो दे दो। जैसे पाकिस्तान वाले हर कंट्री में जाके बोलते हैं कि देखिए हम भीख का कटोरा लेके आए हैं, हम भीख मांगना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। और उसके बाद कहते हैं अब यार हम आ ही गए हैं तो कुछ तो दे दीजिए। ये हालत है इन मुसलमानों की। ये जंग जो है लीना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक बन सकती है। लीना हमारा बॉर्डर भी हम एक शेयर करते हैं। फिर आप देखें कि बलूचिस्तान के अंदर जो इस वक्त BLA और जो दूसरी दहशतगर्द तंजीमें काम कर रही हैं, उनको किसकी पुष्ट बनाई है? उनको है इंडिया की पुष्ट बनाई। और अगर ईरान के अंदर कोई प्रो इजराइल रजीम आ जाती है, अगर रजीम चेंज जब होती है, तो आपको पता है कि ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व का एक गठजोड़ है, इंडिया और इजराइल का एक गठजोड़ है। तो वो तो हमें बिल्कुल डिस्टेबलाइज करने के लिए इस किस्म की रजीम जो है वो इस्तेमाल भी होगी, वो इंडिया भी करेगा, वो इजराइल भी करेगा, और थ्रू बलूचिस्तान, यानी कि बलूचिस्तान की जो दहशतगर्द तंजीम है। और वैसे भी तो ये एक वैसे ही हमारे लिए बड़ी खतरनाक चीज़ है जब दुनिया के अंदर एक इजराइल जो है बिल्कुल किसी लॉ को नहीं मानता और को पूरी पुष्ट बनाई है वेस्ट की और खासतौर पे अमेरिका की, और फिर अमेरिका भी उसकी जंग लड़ रहा है। तो आप पाकिस्तान तो एक हद तक यही चीजें कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। मेरे ख्याल में गंद किया है तो नेतन्याहू ने किया है। उसने क्या कहता है? उसने कहा कि जब JD वैंस ने जहाज उड़ा इस्लामाबाद से तो पहला फोन मुझे किया, ही रिपोर्टेड टू मी। उसने यानी कहा ही ब्रीफ्ड मी या इन्फॉर्म मी, फिर ही रिपोर्टेड टू मी। जैसे फिर मुशाहिद साहब, अमेरिका का असल सदर कौन है? नेतन्याहू है या ट्रंप है? वो अज़ाइम थे हिंदुस्तान के और इजराइल के, और मिली भगत भी थी ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व की, अखंड भारत और ये जो ग्रेटर इजराइल की। कश्मीरी को फायदा हमारे तरफ से होना चाहिए कि हम कहें कि नथी करें फ़लस्तीन और कश्मीर को। ये एक इशू है, दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। क्या पाकिस्तान ईरान का साथ दे सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान इसराइल ईरान जंग रुकवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफार्म पर लाकर अमन कायम करवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान अमेरिका से कोई बात मनवा सकता है? जवाब है नहीं। क्या पाकिस्तान चीन रूस को साथ मिलाकर अमेरिका ईरान में मुआहदा करवा सकता है या जंग का पासा पलट सकता है? जवाब है नहीं। अब मैडम शेख, पाकिस्तान क्या कर सकता है? हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, पहले खुद को इस जंगी असरात से महफूज रखें। अगर ये जंग लंबी होती है, अगर इसराइली हमले ईरान पर जारी रहते हैं, तो हम ईरान की सरहद पर हैं, वो हमारे मुसलमान भाई हैं, हमारे यहाँ 30 से 35% हमारे शिया भाई हैं। इस सूरत में हमें क्या करना होगा? ये हिकमत अमली अपनानी चाहिए। ईरान को फिनिश कर दिया, अगला नंबर पाकिस्तान का है। मैंने आपको पहले से बोला था कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ ये युद्ध है, ये ईरान के खिलाफ नहीं है। ट्रंप ने ब्रिलियंटली
पाकिस्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया और ये जिहादी कंट्री को सरेंडर करना पड़ा, क्योंकि भिखारी जो होता है उसको सरेंडर ही करना पड़ता है सामने वाले की ट्यून के सामने। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने कल मोदी जी से बात करी, वहां पर भी कुछ बातें हुई हैं। आज सारा कुछ करेंगे कि यह हो क्या रहा है। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर आपको जियोपॉलिटिक्स समझनी है तो आपको मनी को फॉलो करना पड़ेगा। पहले ये है, आपने सुना कि 13,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स 10 फाइटर जेट्स वो लैंड करते हैं सऊदी अरेबिया के एयरबेस के अंदर, अब्दुल अजीज की जो एयरबेस है। अब दूसरा न्यूज क्या था, एग्जैक्ट एट द सेम मोमेंट आप देखते हैं कि जेडी वेंस हैं, स्टीव विटकॉफ हैं और जेरेड कुशनर हैं। ये 3 लोग लैंड करते हैं इस्लामाबाद के अंदर सो कॉल्ड यूएस ईरान पीस टॉक्स के लिए, जो कि बनाई ही गई थी फेल होने के लिए। लेकिन आप सोच के देखिए, जेरेड कुशनर का जो दामाद है डोनाल्ड ट्रंप का, उसका पीस टॉक से कोई लेना देना नहीं है। जेडी वेंस समझ आता है, स्टीव विटकॉफ समझ आता है। इस कड़ी को मैं समझाऊंगा कि क्या है। एंड एट द सेम टाइम इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर, वो आबू धाबी में बैठे हैं स्ट्रेटेजिक टॉक्स करने के लिए यूएई की लीडरशिप के साथ। अब ये 1-2 दिन के अंदर 3 बड़ी मूव्स एक चेस बोर्ड के ऊपर ये चल कैसे रही हैं। चेस बोर्ड के अंदर 2 ही पैदे होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक, यहां पर 3 ये खेल रहे हैं गेम को। अब ब्रेक डाउन करते हैं इसको, और मैं प्रॉमिस करता हूं जब ये वीडियो खत्म होगा आप पाकिस्तान को कभी भी उस नजर से नहीं देखेंगे जैसे आप पहले देखते थे, क्योंकि इसका मतलब है एक था पाकिस्तान, वो होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी, अपनी फ्रीडम उसको सरेंडर कर दिया है। नाउ दे हैव टू डू व्हाट दे आर टोल्ड टू डू। अब ये अपने आप डिसीजन भी अपने कंट्री का नहीं ले सकते। स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान से और तीनों न्यूज को कड़ी बाय कड़ी देखते हैं कि हुआ क्या है। ये कंट्री वो है जो फंक्शनली बैंकरप्ट हो चुकी है। लेट्स बी ऑनेस्ट, हमें सबको मालूम है ये भिखारिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि उसके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो इतने भी पैसे नहीं है कि वो तेल और गैस खरीद सके। आजकल तो जो मुनीर के पेट में से गैस निकल रही है उसी से इनका चूल्हा चल रहा है। अब इनके ऊपर एक किलर ब्लो दिया जाता है एग्जैक्ट मोमेंट पे, और जियोपॉलिटिक्स नहीं होती। पाकिस्तान आपको मालूम है कि उसका एग्रीमेंट था यूएई के साथ, $3 बिलियन का डेट था जो रोल ओवर हो रहा था हर एक साल। 7 साल से वो पैसे यूएई ने मांगे नहीं, और ये अभी यूएई ने इमीडिएटली बोल दिया पे बैक माई मनी नाउ। 1 घंटे की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। और आपको मालूम है कि ये 3.5 बिलियन है, ये सिर्फ यही अमाउंट नहीं है। अप्रैल के महीने में ये 3.5 बिलियन ये वापस करना है इसको यूएई को। साथ में 1.3 बिलियन का यूरो बॉन्ड भी है, जिसकी रीपेमेंट अप्रैल में आ रही है, यानी कि टोटल हो गया 4.8 बिलियन। ये भिखारियों के पास 4.8 रुपीज नहीं है, ये 4.8 बिलियन ये कहां से वापस कर देंगे। पाकिस्तान ब्लीड कर रहा है, एंड दिस इज नॉट बाई एक्सीडेंट। ये जो यूएई ने पैसे मांगे ये ऐसे ही नहीं मांगे, इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। अब आप सोच के देखिए, यूएई सडनली रीपेमेंट मांग रहा है 7 साल के बाद। व्हाई नाउ एंड व्हाई दिस वीक? इसलिए बोल रहा हूं फॉलो द मनी कीजिए, आपको सारी गेम आपको समझ आएगी। अब यूएई वो रिलक्टेड हो गया एकदम से कि मुझे ये लोन को रोल ओवर नहीं करना। वो भी कब? जब पूरा का पूरा वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। ट्रांसलेशन ये है कि आबू धाबी ने, यूएई ने, सबने मिलकर एक फाइनेंशियल प्रेशर शुरू कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को स्क्वीज नहीं किया है, उन्होंने स्क्वीज किया है एट द वर्स्ट टाइम फॉर पाकिस्तान, जहां पर उनके पास पैसे ही